हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक तो हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने आरएनए वर्ल्ड तक कंप्लीट कर लिया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये 6th लेक्चर है और इसमें आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से आया था। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, या डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक। पहला सवाल यह है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या बातें हैं, कौन सी चीज है। इसके कुछ इंट्रोडक्शन की पहले बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। पहला सवाल यह है कि रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन कौन सी चीज है? तो एक सीधी सी बात है, आप कहेंगे ये फॉर्मेशन है किसका? डीएनए का। कहां से? फ्रॉम डीएनए। डीएनए से डीएनए बनाने को ही रेप्लिकेशन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम डीएनए पॉलीमेराइजेशन है। इसी को डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं। तो चाहे डीएनए डुप्लीकेशन कहें, चाहे डीएनए पॉलीमराइजेशन कहें, चाहे रेप्लिकेशन कहें, चीज एक ही है। ये काम कौन करता है? तो इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम डीएनए पॉलीमरेज है, या तो सिंपली हम लोग डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। इसी का अगर कंप्लीट नाम देखें तो इसी का कंप्लीट नाम ये है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। याद कैसे रखते हैं? जिससे बनता है वो डिपेंडेंट, जिससे किससे बना है? डीएनए से बना है तो डीएनए डिपेंडेंट, और जो बनता है वो पॉलीमरेज, तो डीएनए ही बना है तो डीएनए पॉलीमरेज। ठीक। होता क्या है? होता ये है कि एक कोई पर्टिकुलर पेरेंटल डीएनए होता है, और इसी पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनते हैं। किसी एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनने की प्रोसेस क्या है? ये है डीएनए पॉलीमराइजेशन, या इसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। और कौन करता है? तो आंसर देंगे ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का काम है। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। होता ये है कि मान लेते हैं कि ये पेरेंटल डीएनए है, तो इस पेरेंटल डीएनए में कोई भी बेस पेयर हो सकते हैं। जैसे
मान लेते हैं कि यहाँ ए है, जी है, टी है और सी है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ ए होगा और यहाँ जी होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसको हम लोग पेरेंटल डीएनए मान रहे हैं। ठीक, खास बात ये होती है कि जब पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनता है तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर देते हैं। एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया। इस पर बेस सीक्वेंस ए जी टी सी और इस पर बेस सीक्वेंस टी सी ए जी। इन दोनों स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड या टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। तो पहला सवाल ये है कि पेरेंटल डीएनए की जो बोथ स्ट्रैंड हैं, पेरेंटल डीएनए के जो बोथ स्ट्रैंड हैं वो काम करते हैं एज ए टेम्पलेट डीएनए, पहला सवाल। दूसरा, इस टेम्पलेट डीएनए से एक डीएनए बनेगा, इस टेम्पलेट डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, तो डीएनए बना लेते हैं। देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड लिख लिया, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड लिख दिया, इस पर ए जी टी सी बेस लिख दिया, इस पर टी सी ए जी बेस लिख दिया। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जब पॉलीमेराइजेशन या रेप्लिकेशन होता है जब पॉलीमेराइजेशन या रेप्लिकेशन होता है तो कॉम्प्लीमेंटरिटी का जो रूल है वो फॉलो होता है। कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल फॉलो होने का मतलब है कि यदि इस स्ट्रैंड पर बेस सीक्वेंस ए जी टी सी है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा उसमें यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा टी, यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा ए और यहाँ आएगा जी, और ये एक बन गया डॉटर डीएनए। ठीक, इसी तरीके से इस स्ट्रैंड का भी तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, इधर की तरफ टी है तो यहाँ क्या आएगा ए, यहाँ सी है तो यहाँ क्या आएगा जी, यहाँ ए है तो यहाँ क्या आएगा टी, और यहाँ जी है तो यहाँ क्या आएगा सी, और ये भी क्या है, ये भी है डॉटर डीएनए। अब काम की बात ध्यान से देखें, जब पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बने हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें, तो जो बेस सीक्वेंस हमने पेरेंटल डीएनए में लिखा है वही बेस सीक्वेंस डॉटर डीएनए का है। इसका मतलब जब पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनेंगे तो डॉटर डीएनए बिल्कुल आइडेंटिकल हैं टू पेरेंटल डीएनए। लेकिन और अगर ध्यान से देखो तो एक चीज और दिखाई पड़ रही है। क्या दिख रहा है, जरा देखो। दिख ये रहा है कि जो ये वाला स्ट्रैंड है, दिख ये रहा है कि जो ये स्ट्रैंड है ये तो पेरेंटल स्ट्रैंड है, लेकिन जो ये स्ट्रैंड है ये तो न्यू स्ट्रैंड है। अब काम की बात दिख रही है, किसी पर्टिकुलर डॉटर डीएनए का बेस सीक्वेंस बिल्कुल आइडेंटिकल है पेरेंटल डीएनए के जैसा, लेकिन
किसी पर्टिकुलर डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पेरेंट वाला ही है और एक न्यू स्ट्रैंड है, ऐसा रेप्लिकेशन जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल हो और एक नया स्ट्रैंड हो, ऐसे रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो काम की बात देखो क्या निकली, जब कभी रेप्लिकेशन होता है तो किसी एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनते हैं, इसमें दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए का काम करते हैं, एक बात। दूसरी बात, दो दो डॉटर डीएनए बने हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं पेरेंटल डीएनए से, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि डॉटर डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड न्यू है, ऐसे रेप्लिकेशन को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है, ये सबसे काम की बात है। अब इस बात एनसीईआरटी में देख लेते हैं, या दो बातें और समझ लेते हैं फिर एनसीईआरटी में देखते हैं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये कैसा होता है, तो अभी बताया, सेमी कंजर्वेटिव होता है। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है एक होगा क्या पेरेंटल स्ट्रैंड और एक होगा क्या न्यू स्ट्रैंड। एक पेरेंटल स्ट्रैंड हो एक नया स्ट्रैंड हो तो उसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसने प्रपोज किया था, सबसे पहले प्रपोज्ड किसने किया, तो आंसर देंगे वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ये वही हैं जिन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल लिया था, इसी नाते ईयर वही रहेगा 1953। तो पहला सवाल तो यही है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये किसने बताया, तो आंसर देंगे वाटसन एंड क्रिक ने दिया। लेकिन प्रपोज्ड की जगह अगर क्वेश्चन पूछेगा फर्स्टली प्रूव तो आंसर बदल जाएगा, अगर प्रूव पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा। फर्स्टली प्रूव बाई तो आंसर मिलेगा मीसेल्सन एंड स्टाल। मीसेल्सन एंड स्टाल ने कब प्रूव किया, तो आंसर देंगे 1958 में प्रूव किया। ठीक, लेकिन ये जो फर्स्टली प्रूव किए थे ये बैक्टीरिया में प्रूव किए थे, या कह सकते हो प्रो कैरियाट में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यू कैरियाट में किसने प्रूव किया, यू कैरियाट में या क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये किसने कहा था, तो इसका आंसर मिलेगा टाइलर। और टाइलर ने कब किया था, तो ये 1958 में किया था। तो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक। किसने पहली बार प्रूव किया, मिसेल्सन एंड स्टाल, कब किया, 1958।
लेकिन ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में प्रूव किया था। यूकैरियोट या क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन किसने सेमी कंजर्वेटिव बताया? तो आंसर देंगे टाइलर, 1950। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इसको जरा एनसीईआरटी में देख लेते हैं। लिखा है रेप्लिकेशन, व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक ने तुरंत प्रपोज किया क्या? स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इनका एक स्टैंडर्ड ओरिजिनल स्टेटमेंट है, वो पढ़ लेते हैं। ये इन्वर्टेड कामा में लिखा है, इट हैज नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulate immediately suggest क्या? पॉसिबल कॉपीइंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये इनका ओरिजिनल स्टेटमेंट है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया 1953 में दिया। क्या था ये? स्कीम कहती है कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और दोनों काम करेंगे एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जब कंप्लीशन हो जाएगा रेप्लिकेशन का, तो डीएनए मॉलिक्यूल में एक पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। इस स्कीम को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हमको एक एक करके पढ़ना है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? मीसेल्सन एंड स्टाल ने दिया। तो देखो दो लाइनें जरा पढ़ लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट डिटेल पढ़ते हैं। लिखा है, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हो। इसको सबसे पहले किसने प्रूफ किया? तो आंसर देंगे बैक्टीरिया ई कोलाई में प्रूव किया गया। अभी आगे हम बताएंगे आपको ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। बाद में हायर ऑर्गेनिज्म में, तो पहले प्रोकैरियोट में प्रूफ हुआ और फिर यूकैरियोट में प्रूफ हुआ। प्रोकैरियोट में किसने प्रूफ किया? मीसेल्सन एंड स्टाल ने। और यूकैरियोट में किसने प्रूफ किया? तो आंसर देंगे टाइलर ने। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है मैथ्यू मिसेल्सन, या पूरा नाम बोले तो सिर्फ मिसेल्सन बोले, और फ्रैंकलिन स्टाल, तो या ऐसे कह सकते हैं मिसेल्सन एंड स्टाल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कब किया? 1958 में किया। ठीक है, और 1958 में जो एक्सपेरिमेंट किया उससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो हम लोग पहले इनका एक्सपेरिमेंट समझेंगे, उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनते हैं। तो ये मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना हुआ है, इसको अभी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट समझेंगे और उसके बाद टाइलर का भी एक्सपेरिमेंट समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल है कि एक्सपेरिमेंट किस पर किए? तो कहोगे एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया किए। बैक्टीरिया में कौन सा था? तो कहेंगे एस्चेरिचिया कोलाई। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था इन्होंने क्या यूज किया था? तो इन्होंने यूज किया था हैवी, इन्होंने यूज किया था हैवी एंड लाइट आइसोटोप ऑफ
नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप के नाम पर यूज किया था नाइट्रोजन 15 और लाइट आइसोटोप के नाम पर यूज किया था नाइट्रोजन 14। ये हैवी एंड लाइट आइसोटोप दोनों नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। एक क्वेश्चन। दूसरा, नाइट्रोजन जो यूज किया था वो एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या यूज किया, तो एज ए सोर्स इन्होंने यूज किया था अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो या तो नाइट्रोजन 15 होगा या तो नाइट्रोजन 14 होगा। एक क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है, इन्होंने और क्या यूज किया था, इन्होंने यूज किया था सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड मीडियम। एक क्वेश्चन। और क्या यूज किया था, इन्होंने यूज किया था सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक यूज किया था। किसके लिए, टू सेपरेट क्या, हैवी एंड लाइट डीएनए। हैवी डीएनए और लाइट डीएनए को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। और किस आधार पर, तो सेपरेट किया था हैवी एंड लाइट डीएनए किस आधार पर, तो कहेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर इन्होंने सेपरेट किया था हैवी डीएनए को लाइट डीएनए से। तो ये तो सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। क्या एक्सपेरिमेंट किस पर किया, बैक्टीरिया कौन सा, एस्चेरिचिया कोलाई। क्या यूज किया, हैवी और लाइट आइसोटोप किसके, नाइट्रोजन। ये दोनों क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव हैं। इसमें नाइट्रोजन के सोर्स के नाम पर क्या यूज किया, अमोनियम क्लोराइड। इन्होंने सीजियम क्लोराइड मीडियम यूज किया था जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, मीडियम फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। टेक्निक कौन सी यूज किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। क्या किया था, हैवी डीएनए को लाइट डीएनए से सेपरेट करने के लिए। किस आधार पर, डेंसिटी के ग्रेडियंट के आधार पर। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर मिशेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था। देखते हैं। तो किया ये था बच्चों कि सबसे पहले इन्होंने नॉर्मल डीएनए जो एस्चेरिचिया कोलाई में पाया जाता है वो नॉर्मल डीएनए होता है, और जो नॉर्मल डीएनए होता है वो वास्तव में लाइट डीएनए होता है, लाइट डीएनए। और यहाँ लाइट डीएनए का मतलब ये है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर N14 होगा। ठीक, ये सामान्य डीएनए हम सब लोगों में यही नॉर्मल डीएनए पाया जाता है जिसमें N14 दो स्ट्रैंड पर होता है। फिर देखो इन्होंने क्या किया, उस एस्चेरिचिया कोलाई जिसके अंदर नॉर्मल डीएनए था उसको मल्टीप्लाई कराया। ई कोलाई को मल्टीप्लाई कराया इन मीडियम
उस मीडियम में कराया जिसमें 15N था, जिसमें नाइट्रोजन के नाम पर 15N था। तो उसका मतलब देखो क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे उसमें 15 नाइट्रोजन आएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार मल्टीप्लाई किया, अंततः क्या हुआ, अंततः ये हो गया कि इनको ऐसा डीएनए मिल गया, ऐसा डीएनए मिल गया जिस पर दोनों स्ट्रैंड हैवी थे। मतलब इस पर भी नाइट्रोजन 15 और इस पर भी नाइट्रोजन 15, ठीक है। और ऐसे डीएनए को कहते हैं हैवी डीएनए, हैवी डीएनए, ठीक है। इसकी लाइट डीएनए की खास बात क्या थी, बोथ स्ट्रैंड क्या हो, नाइट्रोजन 14 वाले हों, जबकि इसमें क्या होगा, बोथ स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाले होंगे, ठीक। एक्सपेरिमेंट इसके बाद शुरू होता है, इसके पहले तो उन्होंने प्रिपरेशन की है। क्या किया, कुछ नहीं किया। एक सामान्य इकोलाई लिया, उसमें नॉर्मल डीएनए था, उसको लाइट डीएनए कहते, जिसके दोनों स्ट्रैंड पर N14 था, उसको उस मीडियम में मल्टीप्लाई कराया जिसमें N15 था, तो अंततः N15 कंटेनिंग डीएनए बन गया जिसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 है, ठीक। अब आगे देखो क्या है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मीडियम दिया, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मीडियम दिया उसमें 14 नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन 14 दिया। तो अब होगा क्या, क्योंकि देखिए एक स्ट्रैंड, ये भी देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरीके से काम करेगा, ये भी टेम्पलेट की तरीके से काम करेगा और ये भी टेम्पलेट की तरीके से काम करेगा। अब सवाल ये है कि जब ये टेम्पलेट की तरीके से काम करेंगे दोनों स्ट्रैंड, तो इस स्ट्रैंड को अलग बना लेते हैं, इस स्ट्रैंड को अलग बना लेते हैं। ये वाला हमने स्ट्रैंड यहाँ बना लिया और ये वाला स्ट्रैंड हमने यहाँ बना लिया, ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब N14 मीडियम यूज हुआ है, तो N14 मीडियम के यूज होने से जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो N14 का ही बनेगा। तो इसके बगल में जो नया बनेगा वो भी N14 का, और इसके बगल में जो नया बनेगा वो भी N14 का। तो ये दोनों तो 14 नाइट्रोजन वाले बनेंगे। लेकिन पहले से क्या था, पहले से तो ये 15 नाइट्रोजन वाले स्ट्रैंड है, ठीक। अब काम की बात देखो, ये डीएनए 2 बन गए, ये भी 2 डीएनए बन गए, ठीक है। अब हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, पेरेंटल, और ये क्या है, नया, ये क्या है, नया, और ये क्या है, पेरेंटल। तो स्थिति ये दिख गई है कि ये दोनों हाइब्रिड डीएनए है, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड डीएनए। जबकि इस हाइब्रिड डीएनए को हम लोगों ने क्या माना, तो ये है पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए। जबकि ये दोनों क्या है, डॉटर डीएनए। पेरेंटल डीएनए बेटा कितना है, 1। डॉटर डीएनए कितने बने, 2, ठीक है। पेरेंटल डीएनए बेटा कैसा है, पेरेंटल डीएनए है हैवी, ये तो लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉटर को ध्यान से देखो, तो डॉटर में एक स्ट्रैंड हैवी है, एक स्ट्रैंड लाइट है, इसमें भी एक हैवी एक लाइट है। इसका मतलब ये क्या हो गए, तो ये हो गए हाइब्रिड, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक बार और मल्टीप्लिकेशन होने देते हैं। तो अगर एक बार और मल्टीप्लिकेशन होने दें किस मीडियम में, तो अभी भी मीडियम नाइट्रोजन 14 ही है। अब नाइट्रोजन 14 अगर मीडियम यूज करोगे तो जो नए बनेंगे वो 14 वाले ही बनेंगे। तो अब ये दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, अलग अलग बना लेते हैं।
तो देखो कैसे अलग अलग बनाते हैं। इनको अगर हम अलग करेंगे तो इसको यहाँ लिख देंगे, इसको अलग करेंगे, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और देखो इसको अलग किया तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो नए स्टैंड बनने जा रहे हैं। तो अगर हम नए स्टैंड बनाएंगे तो इसके बगल में ये एक नया बन जाएगा, इसके बगल में एक नया बन जाएगा, इसके बगल में भी एक नया बन जाएगा, और इसके बगल में भी एक नया बन जाएगा। तो देखो अब क्या हुआ है, देखिएगा ये स्टैंड कैसा था, ये N15, जो नया बना वो N14, ये पहला वाला कौन सा था, ये नाइट्रोजन 15, जो नया बना वो कौन सा था, नाइट्रोजन 14। ये क्या है, ये नाइट्रोजन 14, जो नया बना वो भी नाइट्रोजन 14। ये क्या है, नाइट्रोजन 14, जो नया बना वो भी क्या है, नाइट्रोजन 14। ये क्या है, ये है नाइट्रोजन 15, और जो नया बना वो क्या है, नाइट्रोजन 14। अब काम की बात देखो, काम की बात ये दिख रही है कि ये देखो हाइब्रिड डीएनए है, ये क्या है, हाइब्रिड डीएनए है, जबकि इसमें दोनों 14 है, ये लाइट है, ये दोनों 14 है, ये लाइट है। तो ये बेटा क्या है, हाइब्रिड। ये क्या है, लाइट, ये भी क्या है, लाइट, और ये क्या है, हाइब्रिड। अब काम की बात देखो, अभी एक पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनाए थे, अभी कितने डीएनए हो गए हैं, अभी हो गए हैं 4 डीएनए। और 4 डीएनए में अगर अंदर देखें तो कितने हाइब्रिड हैं, तो एक हाइब्रिड ये है, एक हाइब्रिड ये है। कितने हाइब्रिड हैं, 2 हाइब्रिड हैं। तो 4 में से 2 क्या हैं, हाइब्रिड, और 2 क्या हैं, एक ये है, एक ये है, 2 क्या हैं, लाइट। काम की बात आपको दिख जानी चाहिए, क्या दिख जाना चाहिए, एक पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए, 2 डॉटर डीएनए से 4 डॉटर डीएनए। जब 1 से 2 बनाए तो दोनों क्या थे, हाइब्रिड, लेकिन जब 2 से 4 बनाए तो भी 2 हाइब्रिड हैं, 2 लाइट हो गए। तो अगर इसी क्रम को हम फॉलो करें, आगे जाएं, एक बात और दिमाग में रखिएगा, क्या, जिस मीडियम में मल्टीप्लाई करते हैं उसी मीडियम, उसी का स्टैंड बनता है। जैसे यहाँ N14 में मल्टीप्लाई किया तो नया N14 का बना, यहाँ भी N14 में मल्टीप्लाई किया तो फिर नया N14 का ही बना है, इसका मतलब N15 का नहीं बना, ठीक है। तो अगर इस पूरी चेन को फिर से फ्रेश पॉइंट में समझे तो देखो कैसे समझेंगे, ऐसे मान लेते हैं ये है पेरेंटल डीएनए, और कितने डीएनए हैं, तो कहोगे एक डीएनए है। इसके बाद जब पहली बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितने डीएनए बनेंगे, 2 डीएनए। फिर एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बनेंगे, 4 डीएनए। एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बनेंगे, 8 डीएनए। एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बनेंगे, 16 डीएनए, ठीक है। काम की बात देखें, बैक्टीरिया में स्पेशली इस्चेरिचिया कोलाई में एक साइकिल ऑफ डुप्लीकेशन होता है 20 मिनट में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो 20 मिनट यहाँ भी लग जाएंगे, 20 मिनट यहाँ भी लग जाएंगे, और 20 मिनट यहाँ भी लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितने लग गए, 40 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने लग जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने लग जाएंगे, 60 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने लग जाएंगे, 80 मिनट, ठीक है। 20 मिनट, एक 20 और जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, एक 20 और जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, एक 20 और जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब रिजल्ट आपको समझना है, क्या, जो एक डीएनए है
उसमें हैवी कितने हैं, तो हैवी एक ही है। जो 2 डीएनए हैं इसमें हैवी कोई नहीं है, 0, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें दोनों स्ट्रैंड N15 के हों। 4 डीएनए में कितने हैवी हैं, इसमें भी हैवी 0। 8 में कितने हैवी हैं, तो इसमें भी हैवी 0। 16 में कितने हैं, इसमें भी हैवी 0। ठीक है, लेकिन अगर पूछे इसमें लाइट कितने हैं, तो इसमें लाइट 0, क्योंकि एक ही डीएनए वो भी हैवी है। यहाँ लाइट, यहाँ भी कोई लाइट नहीं है, यहाँ भी लाइट 0। जब 4 डीएनए हो गए थे तो याद है उसमें 2 डीएनए क्या थे, लाइट थे। और जब 8 हो जाएंगे तो 6 लाइट हो जाएंगे, और जब 16 हो जाएंगे तो 14 लाइट होंगे। अब हाइब्रिड आते हैं। यहाँ हाइब्रिड 0, भाई एक ही डीएनए वो भी हैवी है तो 0 हो जाएगा। जब 2 डीएनए बने थे तो देख लेते हैं पीछे, जब 2 डीएनए बने हैं तो दोनों के दोनों क्या हैं, हाइब्रिड। और जब 4 बने हैं तो उसमें से 2 हाइब्रिड हैं, तो हाइब्रिड की संख्या 2 ही रहेगी चाहे जितने डीएनए हो जाएं। तो देखो जब 2 डीएनए बने तो दोनों के दोनों क्या थे, हाइब्रिड। कितने थे, 2। जब 4 हो गए तो उसमें हाइब्रिड कितने, अभी भी 2। और जब 8 हो गए तो अभी भी 2। और जब 16 हो गए तो अभी भी 2। तो ये याद रखिएगा, हाइब्रिड डीएनए की संख्या चेंज नहीं हो रही है। जब 2 बने थे तब 2 थे, जब 4 थे तो भी 2 थे, जब 8 थे तब भी 2 थे, और जब 16 है तब भी 2 हैं। चेंज किस में आ रहा है, लाइट देखो, यहाँ लाइट 0 है, यहाँ लाइट 2 है, यहाँ लाइट 6 है, यहाँ लाइट 14 है। इसका मतलब क्या है, लाइट डीएनए बढ़ रहे हैं। बस शर्त ये है कि रेप्लिकेशन किस में कराओगे। तो यहाँ कौन सा मीडियम लोगे, यहाँ 14n, यहाँ भी 14n, यहाँ भी 14n, और यहाँ भी 14n मीडियम होगा। अगर 14n मीडियम में ही कराते जाओगे तो रिजल्ट देखिएगा, हाइब्रिड 2 हैं, हाइब्रिड 2 हैं, हाइब्रिड 2 हैं, हाइब्रिड 2 हैं, लेकिन लाइट यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 14 है। इसका मतलब परसेंटेज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे परसेंटेज में बताओ, तो यहाँ हाइब्रिड बेटा कितने हैं, तो यहाँ हाइब्रिड हैं 100%। यहाँ हाइब्रिड टोटल तो 4 हैं, उसमें से 2 हैं, इसका मतलब 50%। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 25%। ऐसे ही घटता चला जाएगा, ऐसे ही परसेंटेज घटता चला जाएगा। किसका, हाइब्रिड का। देखो 100%, 50%, 25%, फिर यहाँ 12.5% हो जाएंगे, और ऐसे घट जाएगा। तो मोटा मोटा ये आपके दिमाग में रखना है हमको कि 1 डीएनए से 2 डीएनए से 4 डीएनए से 8 डीएनए से 16 डीएनए बनेगा। ठीक, 20 मिनट बाद 2 डीएनए, फिर 20 और जोड़ो मतलब 40 मिनट बाद 4 डीएनए, फिर 20 और जोड़ो तो 60 मिनट बाद 8 डीएनए, फिर 20 और जोड़ो 80 मिनट बाद 16 डीएनए। उसमें किसके किसके नंबर कितने होंगे बड़ा आसानी से याद रखिएगा। हाईवी कहीं बनेगा ही नहीं, हाईवी यहाँ भी 0 है, हाईवी यहाँ भी 0, हाईवी यहाँ भी 0, हाईवी यहाँ भी 0। बस चेंज किस में आएगा, लाइट और हाइब्रिड में। लाइट और हाइब्रिड का चेंज दिमाग में आपको रखना है। यहाँ लाइट 0 है, हाइब्रिड 2 है, यहाँ लाइट 2, हाइब्रिड 2, यहाँ बस ऐसे याद रखेंगे। केवल हाइब्रिड की संख्या 2 रखेंगे, चाहे जितने डीएनए बना लो, चाहे जितने डीएनए बना लो, केवल हाइब्रिड की संख्या 2 रखोगे, बाकी लाइट निकाल लीजिएगा। जैसे अभी एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, तो अगर एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 डीएनए हो जाएंगे। तो अगर 32 डीएनए बन गए तो बताओ हाइब्रिड कितने होंगे, हाइब्रिड अभी भी 2 ही होंगे, तो लाइट कितने होंगे, लाइट 30 हो जाएंगे। तो 32 में अगर निकालोगे तो लाइट कितने होंगे, लाइट 30 होंगे,
और हाइब्रिड कितने होंगे, हाइब्रिड अभी भी 2 होंगे। तो बड़ा आसान है, कोई भी टाइम दिया होगा, टाइम से आप साइकिल चला लीजिएगा, जितने डीएनए बनने होंगे उतने डीएनए बना लीजिएगा, हाइब्रिड की संख्या 2 कर दीजिएगा, बाकी जितने बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, लाइट। बस शर्त ये है कि जो डीएनए लिए होंगे वो कैसा होना चाहिए, हाईवी, और सारे मीडियम कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए। मीडियम चेंज नहीं करना है, अगर मीडियम चेंज करोगे तो रिजल्ट पक्का बदल जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मिशेल्सन एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। तो चलो टायलर एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं इसी के साथ। या इसको पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, फिर टायलर देख लेते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। चलो भाई इसको देख ही लिया जाए। क्या किया इन्होंने, ग्रो कराया किसको, ई कोलाई को, किस मीडियम में, जिसमें N15 वाला अमोनियम क्लोराइड था। N15 क्या है, हैवी आइसोटोप है। इसी को ओनली नाइट्रोजन सोर्स रखा, और वो भी कितनी जनरेशन, मेनी जनरेशन। जब कई जनरेशन करेंगे तब आखिरी में अंततः क्या होगा, रिजल्ट होगा N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, जबकि बाकी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा उसमें भी N15 ही पहुंच जाएगा। इस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को अलग कर लेंगे, कहाँ से, नॉर्मल डीएनए से। कैसे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, किस मीडियम में, सीजियम क्लोराइड, डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से। कह रहा याद कर लो, N15 नहीं है क्या, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इस नाते इसको सेपरेट करना है N14 से, किस आधार पर, डेंसिटी के आधार पर। ठीक, उसके बाद देखो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया सेल को उस मीडियम में जिसमें क्या था, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड था, मतलब N14 वाला था। और फिर इन्होंने सैंपल लिया डिफरेंट टाइम इंटरवल, क्योंकि सेल मल्टीप्लाई करेगी और उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिमेन्ड इन द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। वेरियस सैंपल जब सेपरेट करेंगे इंडिपेंडेंटली, किसमें, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में, और मेजर करेंगे डेंसिटी की, तो क्या पता चलेगा। कैन यू रिकॉल दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, पता है बाहर की तरफ लगता है, जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे वो नीचे जल्दी बैठेंगे और जो लाइट वाले होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। ये इन्होंने इनका डायग्राम देख लीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए ये हैवी डीएनए यहाँ पर है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जब नीचे की तरफ लगेगा तो हैवी डीएनए बिल्कुल नीचे देखो देखने को मिल रहा है। लेकिन 20 मिनट बाद जब इनको हाइब्रिड मिलेंगे तो देखो बीच में मिल रहा है। उसके बाद जब 40 मिनट गुजर जाएंगे तो इनको 2 मिलेंगे, एक पट्टी देखो यहाँ मिल रही है, एक पट्टी यहाँ मिल रही है। ये लाइट को बता रही है, ये हाइब्रिड को बता रही है। यहाँ देखो 2 हैं, दोनों हाइब्रिड हैं। यहाँ 4 हैं, 4 में से 2 क्या हैं, हाइब्रिड, और 2 क्या हैं, लाइट। ठीक, लिखा है डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन, एक जनरेशन आफ्टर, 15 से 15 से 14 मीडियम में डालने के बाद अगर एक जनरेशन, कितनी देर बाद, 20 मिनट बाद, क्योंकि ई कोलाई डिवाइड करेंगे कितनी देर में, 20 मिनट में, तो हमको क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड मिलेंगे, जिनकी डेंसिटी कैसी होगी, इंटरमीडिएट। लेकिन अगर कल्चर से अनदर जनरेशन और हो जाने दो, कितने मिनट गुजर जाए, 40 मिनट गुजर जाए, मतलब सेकेंड जनरेशन आ जाए, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा। जब सेकेंड जनरेशन हो जाएगा तो जितने हाइब्रिड मिलेंगे उतने ही क्या मिलेंगे, लाइट, इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। तो कह रहा अगर ऐसे ही अलाउ करो 80 मिनट तक, तो 80 मिनट तक अलाउ करोगे तो क्या होगा, जरा देखो, देखो 1 डीएनए, फिर 2 डीएनए, फिर 4 डीएनए, फिर 8 डीएनए, टाइम देखो, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 40 मिनट, यहाँ 60 मिनट, तो एक बार और करो तो क्या हो जाएगा, 80 मिनट। अब बताओ 16 डीएनए बन गए, तो 16 डीएनए में से 16 डीएनए में से हाइब्रिड कितने होंगे, तो हाइब्रिड सिर्फ 2 होंगे, तो बाकी बचे क्या, लाइट कितने होंगे, 14 होंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक, ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट
बस किसने किया, तो आंसर देंगे टायलर ने किया। तो टायलर ने क्या किया था, 2 लाइनें उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये कर ही लेते हैं सीधे। सिमिलर एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो आंसर देंगे टायलर ने किया, बस यूज चेंज हो गया है। इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ये अंतर है बेटा। उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने यूज किया था हैवी एंड लाइट आइसोटोप, इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया है, ठीक है। पर्पज क्या था, इनको भी पता करना था, डिटेक्ट करना था कि जो न्यूली सिंथाइड डीएनए है किसमें, क्रोमोसोम में। बस जब क्रोमोसोम की बात आ गई, इसका मतलब ये यूकैरियोट में आ गए। एक्सपेरिमेंट बेटा किस पर किए थे, विसिया फाबा पर किए थे, या क्या कहोगे फाबा बीन पर किए थे। कब किए थे, 1958। देखो लिखा है दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए जो क्रोमोसोम में भी है उसका भी रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तो क्रोमोसोम के डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये किसने प्रूव किया, तो आंसर देंगे टायलर ने प्रूव किया। और किस पर एक्सपेरिमेंट किया, विसिया फाबा पर। और कब किया, 1953 में, सॉरी 1958 में किया। और क्या यूज किया था, तो यूज इन्होंने किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। तो ये रटने वाला, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे मशीनरी एंड द एंजाइम। तो पहले हम लोग एंजाइम डिस्कस करेंगे और फिर मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एंजाइम पहले पढ़ लेंगे, फिर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहला सवाल तो यही है, पहला सवाल तो ये है कि मेन एंजाइम कौन सा है। तो आंसर देंगे डीएनए पॉलीमरेज, या पूरा नाम लिख लो। पूरा नाम लिखोगे तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एक क्वेश्चन, ठीक। लेकिन यही क्या करता है, यही पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब ऐड करता है क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और वो भी किस आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए पर जो भी बेस सीक्वेंस होंगे उसी हिसाब से ये उसका पॉलीमराइजेशन करता रहेगा। एक बात तो ये हो गया। दूसरा देखो, अगर ये मेन एंजाइम है तो अदर एंजाइम भी लगेंगे। अब अदर एंजाइम में कौन से आते हैं, तो अदर एंजाइम में 2-3 नाम याद रखेंगे। जैसे एक होता है अनवाइंडेज, एक होता है हेलिकेज, एक होता है गाइरेज, और एक होता है लाइकेज, ठीक है। इसमें से 2 नाम तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, एक ये, एक ये। इसमें से जो अनवाइंडेज है ये क्या करता है, फॉर ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ये अच्छा सवाल है। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए हेलिक्स को कौन खोलता है, तो अनवाइंडेज करता है, अनवाइंडिंग करता है, ठीक है। लेकिन ये जो
लाइगेज है, इसका काम क्या है, तो ये ऐड करता है किसको, डीएनए ओकाजाकी। अब ये क्या होते हैं अभी आगे पता चलेगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ऐड करता है, कहाँ कैसे वो भी आगे हम लोग समझेंगे। तो मेन एंजाइम ये हो गया, अदर एंजाइम ये हो गया। दो सवाल और हैं। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में करता है। और वो एक दिशा कौन सी है, वो एक दिशा है 5-2 5-2 3। ये नहीं भूलेंगे, पॉलीमराइजेशन किस दिशा में करेगा, 5-2 3। एक क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरी खास बात ये है कि पॉलीमराइजेशन डन वेरी फास्ट, बहुत तेज करता है। अब कितने तेज वो देखो, तेजी का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। ई कोलाई में बेस पेयर की अगर बात करें तो लगभग होता है 6.6 गुणे 10⁶ बेस पेयर, इतने बेस पेयर है। ई कोलाई में इतने बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन इतने बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन 18 मिनट में कंप्लीट होता है। अगर 18 मिनट में कंप्लीट होगा तो इसका मतलब है कि पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है। इतनी स्पीड है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, तो ये वेरी फास्ट होता है। एक और खास बात है, इसका जो पॉलीमराइजेशन है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी शो करता है। क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हुआ, अगर एनी मिस्टेक हुआ तो रिजल्ट में मिलेगा म्यूटेशन। तो मिस्टेक का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खास बात यह है कि ये पॉलीमराइजेशन एक दिशा में करेगा 5-3। पॉलीमराइजेशन बहुत फास्ट करता है, वो लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है। पॉलीमराइजेशन की डिग्री बहुत हाई एक्यूरेट है, क्योंकि मिस्टेक का कोई चांस नहीं। अगर मिस्टेक होगा तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं। फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहली बात ये है कि पॉलीमराइजेशन बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। इसी हाई एनर्जी कंजम्पशन के नाते, होल डीएनए हेलिक्स नॉट ओपन, पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं किया जाता है, थोड़ा थोड़ा ओपन करेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। एक सवाल। दूसरा,
डीएनए पॉलीमराइजेशन में जो सबस्ट्रेट है वो कौन है? तो ये याद रखिएगा, सबस्ट्रेट के नाम पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट भी है एंड एज एनर्जी सोर्स भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा एनर्जी सोर्स कौन है, तो भी यही है, और सबस्ट्रेट कौन है, तो भी यही। कैसे? जरा देखो, इधर देखें, इधर देखिए बेटा, ये मान लेते हैं कि एक पेंटोज शुगर है। देखो इसमें फर्स्ट कार्बन पर एक OH है, थर्ड कार्बन पर एक OH है, और फिफ्थ कार्बन पर भी एक OH है। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब होता क्या है, फर्स्ट नंबर का OH रिमूव कर देते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं नाइट्रोजनस बेस, फिर फिफ्थ नंबर का भी OH रिमूव कर देते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं फास्फेट। अब देखिए ध्यान से, ये बन गया क्या? ये बन गया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट। लेकिन अगर इसी में एक फास्फेट और जोड़ दें तो ये डाईफास्फेट, फिर एक फास्फेट और जोड़ दें तो ये ट्राईफास्फेट। इसी का नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट है। फिर देखो क्या होगा, फिर होगा क्या, इसमें से दो टर्मिनल फास्फेट, दो फास्फेट रिमूव कर दीजिए, एक फास्फेट ये रिमूव कर दीजिए, एक फास्फेट ये रिमूव कर दीजिए। तो अगर ये दो फास्फेट बांड तोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगी, तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। और मिलेगा क्या? तो मिलेगा, देखो क्या, जब ये दोनों टूट जाएंगे तो स्थिति ये हो जाएगी कि ये ऐसी कंडीशन में होगा, यहाँ जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस, यहाँ होगा OH और यहाँ होगा फास्फेट। ये होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट, और यही एज ए सबस्ट्रेट यूज हो जाएगा। तो पहले लेंगे इसको, फिर दो टर्मिनल फास्फेट रिमूव करेंगे और जो बचेगा उसको एज ए सबस्ट्रेट यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको एनसीईआरटी में जरा पढ़ लेते हैं। लिखा है इन लिविंग सेल जैसे कि ई कोलाई प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ एंजाइम। मेन एंजाइम कौन सा है? तो कहोगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसी को यूज करते हैं। ये यूज करता है क्या? डीएनए टेम्पलेट को, और उसी से कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन किसका? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। दीज एंजाइम आर हाईली इफिशिएंट। इतना एफिशिएंट है क्योंकि ये कैटलाइज करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम, कम समय में। कैसे? ई कोलाई में, हाँ बेटा ई कोलाई में डाटा जरा गलत हो गया था, सही कर लेते हैं। डाटा गलत हो गया था बेटा, सही कर लेते हैं। हाँ ये 4.6 था, ये बेस पेयर 4.6 था। 4.6 इंटू 10⁶, वो गलती हो गई थी, 6.6 लिख गया था, ये 4.6 था। ई कोलाई में बेस पेयर 4.6 × 10⁶ था, पॉलीमराइजेशन 18 मिनट में, तो रेट लगभग इतना निकल आएगा। हाँ। तो ई कोलाई में बेस पेयर इतने हैं, जबकि हम लोगों में बेस पेयर इतने हैं। ई कोलाई का कंप्लीट होता है कितनी देर में? 18 मिनट में। इसका मतलब एवरेज रेट कितना आएगा? लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। कह रहा है ये पॉलीमराइजेशन सिर्फ फास्ट ही नहीं करते हैं, ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो क्या मिलेगा? म्यूटेशन। एनर्जेटिकली अगर बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसके दो पर्पज हैं। ये काम करता है एज ए सबस्ट्रेट और यही देता है एनर्जी। कैसे? दो टर्मिनल फास्फेट रिमूव कर दीजिए तो बिल्कुल वैसे ही एनर्जी मिलेगी जैसे कैसे मिलती है, एटीपी में। और देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज में और भी एडिशनल एंजाइम आवश्यक होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत लंबा डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, इस नाते दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इंटायर लेंथ, पूरी लेंथ में सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इसी नाते थोड़ा सा हिस्सा ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, वो अभी हम लोग मैकेनिज्म में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मशीनरी में मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे, क्या देखें जरा। तो मान लेते हैं कि ये डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए हेलिक्स है। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करेंगे। तो मान लेते हैं कि हेलिक्स ओपन कर दिया गया और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे देखने को मिल गया। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि इधर 3' एंड है तो ये 5' एंड है, ये 3' एंड है तो ये 5' एंड है। फिर क्या होगा, फिर अभी मैंने आपको बताया कि इंटायर लेंथ ओपन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटायर लेंथ ओपन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस नाते केवल स्मॉल पार्ट ओपन करेंगे। तो स्मॉल पार्ट ओपन कर लेते हैं। ये मान लेते हैं 3', ये मान लेते हैं 5', ये मान लेते हैं 3', तो ये हो जाएगा 5'। और ये स्मॉल पार्ट ऑफ हेलिक्स ओपन हो गया है। ये जो स्ट्रक्चर ओपन पार्ट ये बना हुआ है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। एक क्वेश्चन, रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे बनता है? तो कहोगे ब्रेक करेंगे। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ब्रेक करेंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन तोड़ेगा? तो कहोगे डीएनए पॉलीमरेज ही ये काम करेगा। स्पेशली कौन सा? तो डीएनए पॉलीमरेज 3rd करेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है? तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे, दोनों थ्रेड अलग हो जाएंगे, उसी को रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे। जिस स्ट्रैंड का 3' एंड रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ होगा और जिस स्ट्रैंड का 5' एंड रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ होगा, उसके कुछ नाम होंगे। देखते हैं। जो ये स्ट्रैंड है ये, और जो ये स्ट्रैंड है ये, इनके नाम अलग अलग होंगे। क्या? इस स्ट्रैंड को कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और जबकि ये स्ट्रैंड होगा लैगिंग स्ट्रैंड। पहचान क्या होती है? जिसकी पोलैरिटी 3' टू 5' हो, वो लीडिंग स्ट्रैंड, और जिसकी पोलैरिटी 5' टू 3' हो, वो लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक, ये क्वेश्चन ये होगी। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है कि पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। तो पॉलीमराइजेशन में एक समस्या आने वाली है। जिस स्ट्रैंड का 3' इधर तरफ है, उसमें तो बहुत आसानी से पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, लेकिन इसका तो 5' एंड है और हमको पॉलीमराइजेशन भी 5' टू 3' करना है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, 5' टू 3' ही करता है। तो क्या हल है, जरा देखो, अगले डायग्राम में देखेंगे।
तो मान लेते हैं कि ये स्थिति बनी है, ठीक। अब देखिए ये है 3 डैश, ये है 5 डैश, ये है 5 डैश, ये है 3 डैश। और कैसे देखो पॉलीमराइजेशन होगा, होता क्या है कि पॉलीमराइजेशन के लिए 3 डैश एंड पर एक स्ट्रक्चर आके जुड़ता है जिसका नाम होता है आरएनए प्राइमर। तो ये क्या है, ये है आरएनए प्राइमर, एक क्वेश्चन। दूसरा, यहीं से न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होता है, ठीक। ये न्यू स्ट्रैंड बन रहा है और ये जितना सिंगल स्टैंडर्ड था वो डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसका ये किनारा क्या होगा 5 डैश और ये किनारा क्या होगा 3 डैश। लेकिन बगल वाले स्ट्रैंड का हाल जरा देखो, बगल वाले स्ट्रैंड में 5 डैश इधर है और 5 डैश पे प्राइमर जुड़ता नहीं है। तो वास्तव में अगर ये 5 डैश है तो इस हिस्से को हम 3 डैश मान लें। तो अगर हम इस हिस्से को 3 डैश मान लें तो फिर इस जगह प्राइमर जुड़ सकता है और यहीं से डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि लीडिंग स्ट्रैंड पर और लैगिंग स्ट्रैंड पर जो पॉलीमराइजेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कैसे, वैसे तो इसमें भी 5 डैश टू 3 डैश यहाँ भी हो रहा है और 5 डैश टू 3 डैश यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि ये जो बनेगा ये 5 डैश होगा, ये इधर की तरफ क्या होगा 3 डैश होगा। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें और आप हेलिक्स ओपन करते चले जाओगे तो इसी प्राइमर से फिर बनता चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला प्राइमर केवल यहाँ तक सिंथेसिस करेगा, आगे अगर इतना और ओपन हो गया तो फिर नया प्राइमर लेना पड़ेगा। तो इसमें अंतर क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस होगा, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डिसकंटिन्यूअस होगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहां एक ही प्राइमर लगेगा, बाई सिंगल प्राइमर। यहां एक प्राइमर से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जो ये वाला प्राइमर है वो केवल यहां से यहां तक तो पॉलीमराइजेशन कर लेगा, लेकिन जब इधर ओपन होगा तो ये इधर की तरफ नहीं कर सकता है। तो क्या करने का, हमको यहाँ नया प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा और मेनी प्राइमर यहाँ लगेंगे, ठीक। तो कुछ देर बाद हाल देखो क्या होगा, कुछ देर बाद हाल ये होगा, कुछ देर बाद हाल ये होगा इस वाले स्टैंड पर तो एक ही से यहाँ तक चले आएंगे करते हुए, लेकिन इस वाले स्टैंड पर यहाँ से यहाँ तक एक प्राइमर काम किया होगा और फिर जो नया खुला होगा उसके लिए नया प्राइमर काम किया होगा। ये है 3 डैश, ये है 5 डैश, ये है 3 डैश, ये है 5 डैश। तो जो नया बन रहा है उसका, जो नया बन रहा है उसका ये है 5 डैश, ये है 3 डैश, ये है 5 डैश और ये है 3 डैश। थोड़ी देर बाद हाल क्या होगा, तो थोड़ी देर बाद का हाल देखो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हाल ये होगा, लीडिंग स्ट्रैंड पर एक ही प्राइमर से पॉलीमराइजेशन करते करते ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये है 3 डैश, ये है 5 डैश, तो ये जो नया बना है उसका इधर 5 डैश, इधर 3 डैश। लेकिन लैगिंग का हाल देखो, लैगिंग का हाल ये है कि ये है 5 डैश, ये है 3 डैश और जो नया बन रहा है वो नए का हाल ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक किसी एक ने पॉलीमराइजेशन कराया,
फिर यहाँ से यहाँ तक किसी दूसरे ने पॉलीमराइजेशन कराया, और फिर यहाँ से यहाँ तक किसी तीसरे प्राइमर ने पॉलीमराइजेशन कराया। तो यहाँ के हाल ये होंगे, और ये बनेगा क्या, ये बनेगा 3 डैश, ये बनेगा 5 डैश। यहाँ के हाल ये होंगे कि यहाँ एक डीएनए सेगमेंट ये होगा, एक डीएनए सेगमेंट ये होगा, एक डीएनए सेगमेंट ये होगा। यहाँ स्मॉल डीएनए सेगमेंट बनेंगे, और इन्हीं स्मॉल डीएनए सेगमेंट को कहोगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और इन्हीं ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ऐड किया जाएगा किसके द्वारा, तो आंसर देंगे डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रैंड था बेटा, लीडिंग, और ये कौन सा स्ट्रैंड था, ये वाला, ये कौन सा था स्ट्रैंड, लैगिंग। लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुई है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुई है। लैगिंग स्ट्रैंड में ही क्या लगे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं, जिनको किससे जोड़ोगे, डीएनए लाइगेज से जोड़ोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस केवल। एक शब्द है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन याद रखिएगा, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जहां से शुरू होता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक क्वेश्चन तो ये है, डीएनए रेप्लिकेशन कहां से शुरू होगा, तो कहोगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से शुरू होगा। एक क्वेश्चन और है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में किसी डीएनए पीस का जो डुप्लीकेशन है वो तभी होता है जब वेक्टर मिलता है। सवाल ये है कि वेक्टर की क्या आवश्यकता है। तो होता क्या है, ये जो पीस ऑफ डीएनए जहां से आइसोलेट करके लाते हैं, जिस पर्टिकुलर डीएनए से ये पीस ऑफ डीएनए आप आइसोलेट करके लाते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो वही रह गया, तो ये रेप्लिकेट फिर कैसे करेगा, तो इसको किसी वेक्टर से जोड़ दीजिए। वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर प्रोवाइड कर देगा क्या, तो आंसर देंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वैसे ये डिटेल में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, फिर भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप कहोगे वेक्टर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए को, जिसका हमको क्या करना है, डुप्लीकेशन करना है। एक क्वेश्चन और बचा है, देखें, डीएनए का रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो आंसर देंगे ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। लेकिन ये किसमें, ये तो सिर्फ यूकैरियोट की बात है। अगर प्रोकैरियोट में पूछ लिया, प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो कहेंगे प्रायर टू डिवीजन, डिवीजन के ठीक पहले होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं
कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए लेकिन सेल का डिवीजन फेल हो जाए, मतलब सेल डिवीजन ना हो, तो क्या होगा? तो होगा क्या? तो हो जाएगी पॉलीपोलॉइडी, क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा तो क्रोमोसोम डबल होने की संभावना होगी। पॉलीपोलॉइडी क्या है? एक प्रकार की क्रोमोसोमल एनामोली। ठीक है, चलो इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को कहते क्या हो? रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करेगा केवल एक दिशा में, वो दिशा कौन सी है? 5' to 3'। इससे कुछ एडिशनल कॉम्प्लेक्सेशन आएंगे। क्यों? देखो जरा, एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या है? 3' to 5', यहाँ रेप्लिकेशन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या है? 5' to 3', उसका रेप्लिकेशन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। और जब ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो यहाँ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे जिनको ज्वाइंट किया जाएगा किसके द्वारा? डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज ऑन ओन ये अकेले क्या नहीं कर सकता है? इनिशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि और भी एंजाइम की आवश्यकता होती है। और कह रहा डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, रैंडमली नहीं शुरू करेंगे क्योंकि एक जगह से शुरू होता है। एक डेफिनेट रीजन होता है ई कोलाई डीएनए में जहां रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। उस रीजन का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और ये आवश्यकता है बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर चाहते हो कि किसी एक पीस ऑफ डीएनए को प्रोपेगेट किया जाए, किसमें? रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में, तो हमको क्या चाहिए? हमको वेक्टर चाहिए। क्यों? वेक्टर हमको क्या दे देगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कह रहा नॉट एवरी डिटेल हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है। यूकैरियोट में रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिवीजन बहुत कोऑर्डिनेटेड होता है। क्यों? अगर कहीं फेल हो गया सेल डिवीजन किसके बाद? डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद, तो फिर क्या मिलेगा? पॉलीपोलॉइडी, जो कि एक प्रकार की क्या है? क्रोमोसोमल एनामोली। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बाय बाय बच्चों।